जय हिंद। यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का ये तीसरा क्लास जो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, अष्ट संस्कार। आप लोग इस क्लास को देखिएगा, जस्ट उसी में आप लोगों को एमसीक्यूज भी कराएंगे, उसका भी जवाब आप लोग दे करके जाइएगा। शांतिपूर्वक इस चैप्टर को देखें और सीधे आप लोगों को टॉपिक से जोड़ते हैं, इसलिए कि अब आप लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग टॉपिक से जुड़ें, टॉपिक को देखें, पढ़ें, समझें और क्या कहते हैं, सहयोग करें। आयुर्वेद में अष्ट संस्कार, आज हमारा जो टॉपिक है वो आयुर्वेद में अष्ट संस्कार। ये अष्ट संस्कार जो है, ये अष्ट शब्द से लग रहा होगा कि 8, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अष्ट संस्कार का अर्थ है, जैसे पारद है मरकरी, इसको औषध निर्माण के योग्य बनाने के लिए उस पर किए जाने वाले 8 प्रमुख शोधनों एवं प्रसंस्करण कार्य, ये क्या कहलाते हैं, 8 संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अष्ट का मतलब 8, संस्कार का मतलब शुद्ध करना, गुणों में वृद्धि करना, उसके दोषों को दूर करना तथा उसे उपयोगी बनाना। क्योंकि आयुर्वेद में जो पारद है, ये पारद जो आपका जो पारद है, ये पारद इस 8 संस्कार होते हैं, इसके 8 संस्कारों से इसको क्या कहते हैं, गुजारा जाता है और फिर इसको औषधि योग्य बनाया जाता है। अष्ट संस्कार की परिभाषा आप देखिएगा, पारदस्य दोष नाशार्थ गुणोत्कर्षणार्थ चा ये अष्ट प्रमुख संस्कारः क्रियन्ते ते अष्ट संस्कारः। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, पारद के दोषों को दूर करने, उसके गुणों को बढ़ाने के लिए जो 8 प्रमुख क्रियाएं की जाती हैं उसे अष्ट संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? पारद के दोषों को दूर करना, उसके गुणों को बढ़ाने के लिए जो 8 प्रमुख प्रक्रियाएं की जाती हैं उसे अष्ट संस्कार कहते हैं। एक बार पुनः हम आप लोगों को इसका श्लोक सुनाते हैं। पारदस्य दोष नाशनार्थ गुणोत्कर्षणार्थ चा ये अष्ट प्रमुख संस्कारः क्रियन्ते ते अष्ट संस्कारः। अब इस मतलब समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को कि जो है, जो पारद के दोषों को दूर करके उसके गुणों को बढ़ाने के लिए 8 प्रमुख प्रक्रियाएं की जाती हैं, उसी को अष्ट संस्कार कहते हैं। इसका प्रमुख शास्त्रीय श्लोक आप देखिएगा, रस्त शास्त्र में अष्ट संस्कार का क्रम इस प्रकार से वर्णित है। स्वेदनम मर्दनम मूर्छोत्थापनम पातनम तथा रोधनम नियमनम चैव दीपनम चाष्ट संक्रियस्याः। मतलब पारद के 8 प्रमुख संस्कार होते हैं, जिसमें पहला आपका स्वेदन है, दूसरा आपका मर्दन है, तीसरा आपका मूर्छन है, चौथा आपका उत्थापन है, पांचवा पातन है, छठा रोधन है, सातवां नियमन है और 8वां दीपन है। तो ये जो अष्ट संस्कार की सूची है, इसमें पहले नंबर पर स्वेदन आता है। ये इसका जो प्रमुख उद्देश्य है प्रारंभिक शोधन की प्रक्रिया है। दूसरे नंबर पर मर्दन आता है। मर्दन का मतलब होता है घोंटना। मर्दन का मतलब क्या होता है? घोंटना, खूब रगड़ा, खरल में डाल करके उसको खूब घोंटते हैं, उसी को मर्दन कहते हैं। इसका मतलब दोष हटाना एवं उसको सूक्ष्मीकरण करना। तीसरा है मूर्छन, इसका मतलब उसमें से विष दोष को हटाना। अगर किसी प्रकार का उसमें विषैली चीज़ है, क्या कहते हैं, कोई टॉक्सिन है, तो उसको वहाँ से हटाने का काम। और चौथे नंबर पर आता है उत्थापन, मतलब पारद को पुनः अलग करना। पांचवा है पातन, पातन का मतलब गहन शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है ये। छठा है रोधन, माने पारद की रक्षा करना। और सातवां है नियमन, मतलब उसके गुणों का नियंत्रण करना। आठवां है दीपन, मतलब उसकी औषधीय शक्ति को बढ़ाना। तो एक बार पुनः यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का हमारा ये जो बैच चल रहा है, इसमें हम आप लोगों को वीडियोज 10,000 प्लस MCQs PDF, क्लास PDF और डेली क्विज के माध्यम से आप लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग बिल्कुल एकदम तत्पर हैं। आप लोग हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मात्र 999 रुपये के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो क्या कहते हैं, आपको टेलीग्राम पर इसके PDF, MCQs, वीडियोज़ और क्या कहते हैं, आप लोगों के डेली क्विज भी वहाँ पर होते हैं, तो जुड़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9026 92 73 15 पर
आप लोग कॉल करके अत्यधिक जानकारी ले सकते हैं। असंस्कार क्यों आवश्यक है? कच्चा पारद सीधे औषध निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं। सब हमने इसके पहले वाले क्लास में जो पहले टॉपिक पढ़ाया था इसमें हमने आप लोगों को, वहाँ पर भी हमने आप लोगों को बताया था कि जो कच्चा पारद होता है वो डायरेक्टली मतलब यूज़ नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है कि उसको संस्कारित किया जाता है। तो ये जो संस्कार है ये पारद के दोष दूर होते हैं, विषाक्तता उसकी कम हो जाती है, औषधीय शक्ति उसकी बढ़ जाती है, धातुओं को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है, शरीर में सुरक्षित उपयोग योग्य बनाया जाता है, रसायन निर्माण में प्रयुक्त बनता है। अब पारद में कौन कौन से दोष होते हैं? रसशास्त्र के अनुसार पारद में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जैसे नाग दोष है, बंग दोष है, मल दोष है, विष दोष है, अग्नि दोष है और चंचलता। ये इतने प्रकार के दोष आप लोगों को पारद में पाए जाते हैं। रस शास्त्र के अनुसार पारद जो होता है, जिसको मरकरी आप बोलते हो, प्राकृतिक अवस्था में पूर्णतया शुद्ध नहीं माना जाता। उसमें कुछ दोष मतलब तमाम प्रकार की इम्प्योरिटीज़, अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ उसके होते हैं जो उसमें मिले रहते हैं। इन दोषों का अर्थ केवल आधुनिक रासायनिक अशुद्धियाँ ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से गुण या मिश्रण भी है जो पारद को औषध निर्माण के लिए अनुपयुक्त बताते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल उसमें जो आज का जो मेडिकल साइंस कहता है, ठीक ना, मेडिकल केमिकल साइंस जो कहता है कि उसमें जो अशुद्धियां हैं वो केवल उसी के लिए नहीं है कि वो अशुद्धियां उसमें मिली हुई हैं और ठीक है उसको हम क्या कहते हैं मेडिसिन के रूप में उपयोग कर लेते, नहीं, औषधीय दृष्टिकोण से भी उसमें तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जो अनुपयुक्त होती हैं और ये नुकसान पहुँचाने का काम करती हैं। तो इसका अब यहाँ पर आप देखिएगा दोष और उसका अर्थ, उस समस्या क्या होती है और किस संस्कार से मुख्यतः कम होता है। तो जैसे नाग दोष जो है, ये पारद में नाग का मतलब शीशा, लेड मिला हुआ होता है, उसके समान अशुद्धि का प्रभाव माना जाता है। मतलब जो उसमें शीशे जैसी अशुद्धि मिली होती है उसको नाग दोष कहते हैं। ये क्या करती है, औषध की गुणवत्ता घट जाती है और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं इससे। इसलिए इसका क्या होता है, मतलब इस संस्कार मतलब किस संस्कार से कम होता है, तो स्वेदन, मर्दन और पातन, इन 3 प्रक्रियाओं से उसमें जो नाग दोष होता है उसको ख़त्म किया जाता है। नाग का मतलब यहाँ पर लेड ही समझिएगा, लेड माने शीशा जिसको आप बोलते हो। तो शीशा जानते हो कितना खतरनाक, अगर किसी आदमी के शरीर में चला जाए तो क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, आप जानते होंगे। तो स्वेदन, मर्दन और पातन प्रक्रिया के द्वारा उसको समाप्त किया जाता। अगला है वंग दोष। वंग का मतलब होता टिन। वंग का मतलब क्या होता, टिन। मतलब पारद में अगर टिन मिला हुआ है या उससे संबंधित अशुद्धि वाले प्रभाव उसमें हैं तो क्या होता है, पारद की ग्रहण क्षमता और औषधीय गुण कम हो जाती है। तो जब कम हो जाएगी तो उतना प्रभावशाली रहेगा नहीं, तो फिर उसको देने से क्या फ़ायदा। तो ये जो है, ये जो अशुद्धियाँ होती माने बंग दोष जो है ये मर्दन और पातन प्रक्रिया से समाप्त होती है। मतलब जब इसको शोधन करेंगे, मर्दन और पातन करेंगे पारद का, तो वहाँ पर बंग दोष दूर हो जाता है। अगला मल दोष है। पारद में मिट्टी, धूल, कंकड़ और अन्य धातुएं, बाहरी गंदगी का होना क्या कहलाता है, ये मल दोष कहलाता है। मतलब इसमें पारद अशुद्ध रहता है और दवा सही नहीं बनती है। तो जब उसमें अशुद्धि रहेगी दवा कैसे सही बनेगी, तो इसको स्वेदन और पातन के द्वारा क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। विष दोष जो होते हैं, ऐसे हानिकारक या विषैले तत्व जिनसे पारद का सेवन सुरक्षित नहीं माना जाता। तो मतलब तमाम उसमें विषैली चीज़ें होती हैं जिससे वो क्या कहते हैं सुरक्षित नहीं रहता है, तो इससे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मर्दन और मूर्छन के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। अग्निदोष जो है ये अत्यधिक उष्णता, अनुचित प्रसंस्करण या असंतुलित गुणों के कारण उत्पन्न जो दोष होता है वो उसको दूर करने के लिए, जैसे पारद का स्वाभाविक गुण बदल सकता है और औषधीय प्रभाव इसका घट सकता है। और ये नियमन और दीपन का काम करते हैं, नंबर 6 पर चंचलता आता है। पारद का स्वभाव बहुत अधिक चलायमान होना। क्या है,
पारद, इस चंचलता का मतलब क्या होता है? चलाय का मतलब जो बहुत गतिमान हो जाए। तो पारद का स्वभाव बहुत अधिक चलायमान होता है, अन्य धातुओं के साथ ठीक से नहीं मिलता और औषधि बनना कठिन होता है। तो मूर्छन और नियमन करके इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि अन्य धातुओं के साथ ये मिक्स होकर के औषधि का निर्माण करे। आसान भाषा में समझें, मान लीजिए आपके पास कच्चा सोना है, उसमें मिट्टी, रेत और अन्य धातुएं मिली हुई हैं। जब तक उसे शुद्ध नहीं किया जाएगा तब तक उससे अच्छा आभूषण नहीं बन सकता है। सबको पता है ये बात कि अगर मान लीजिए वो 24 कैरेट का सोना है तो उससे क्या कहते हैं, गहना नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बनने को बन जाएगा, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगा, टूट जाएगा। इसलिए जो है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट डाला जाता है, रंगा पीतल जो भी कुछ उसमें डाला जाए वो डाल करके बनाया जाता है, तो वो मजबूत। उसी तरीके से क्या कहते हैं, पारद से भी औषधियाँ, मतलब अशुद्धियों को दूर करके औषधियाँ बनाई जाती। जैसे मल दोष मिट्टी और गंदगी, नाग दोष शीशे की मिलावट, भंग दोष टिन की मिलावट, विष दोष हानिकारक तत्व मिलावट, अग्नि दोष गलत तरीके से गर्म होने से उत्पन्न अवांछित गुण, चंचलता पारद का बहुत तेज़ी से इधर उधर घूमना, उसे नियंत्रित करने के लिए ये किया जाता है। इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए अष्ट संस्कार किए जाते हैं ताकि पारद शुद्ध, स्थिर, सुरक्षित और औषध निर्माण के योग्य बन सके। अब ये स्वेदन संस्कार आप देखिएगा, स्वेदन का मतलब पसीना निकलना, गर्म करना होता है। उद्देश्य यह पारद का प्रारंभिक शोधन है। कैसे किया जाता है? पारद को त्रिफला, क्वाथ, कांजी, गोमूत्र, अन्य औषधियों के साथ क्या किया जाता है, इसमें कपड़े की पोटली बनाकर डोला यंत्र में कई घंटों तक पकाया जाता है, तो उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, पारद की बाहरी अशुद्धियाँ निकलती हैं, धूल मिट्टी और मल हटता है, पारद शुद्ध होने लगता है। उदाहरण जैसे गंदे कपड़े को गर्म पानी में उबाल करके साफ किया जाता है, ये इसका प्रमुख उदाहरण है। लाभ इसका प्रारंभिक शोधन है, ये मल दोष को दूर करता है, आगे के संस्कार के लिए तैयार करता है। मर्दन का मतलब घोंटना या पीसना होता है। कैसे किया जाता है? पारद को लहसुन, सैंधव लवण, नींबू रस या कांजे रस, सैंधव लवण का मतलब यहाँ पर सेंधा नमक जानिएगा, जो हम लोग व्रत में खाते हैं, के साथ कई घंटे या कई दिनों तक खरल में घोटा जाता है। उसका उद्देश्य उसको बहुत सूक्ष्म बनाना, दोषों का नाश करना, विष का हरण करना। क्या इसमें परिवर्तन होता है? पारद के छोटे छोटे कण बनने लगते हैं, इससे उसकी औषधीय शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण जैसे मसाले पीसने पर अधिक सुगंधित और प्रभावशाली हो जाते हैं। मूर्छन संस्कार, मूर्छा शांत करना, उद्देश्य इसका पारद की चंचलता कम करना। क्यों? सामान्यतया पारद अत्यधिक गतिशील होता है, औषधि बनाने के लिए इसे स्थिर बनाना पड़ता है। क्या किया जाता है? औषधीय द्रव्यों के साथ विशेष मर्दन एवं प्रक्रिया की जाती है, विष दोष कम हो जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है, ग्रहण शक्ति बढ़ती रहती है। उदाहरण जैसे तेज घोड़े को प्रशिक्षण देकर नियंत्रित किया जाता है। उत्थापन संस्कार क्या होता है? इसका अर्थ उठाना, उद्देश्य इसका मूर्छित पारद को पुनः शुद्ध रूप में प्राप्त करना। कैसे? विशेष यंत्र एवं द्रव्यों की सहायता से। लाभ इसका शुद्ध पारद प्राप्त होता है, अगली प्रक्रिया है तैयार होता है। उदाहरण जैसे पानी से सोना अलग किया जाता है, उसी तरीके से उसको करते हैं। अब पातन संस्कार क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। आसमन, इसका मतलब आसमन, डिस्टिलेशन। 3 प्रकार हैं इसके। ऊर्ध्वपातन, पारद ऊपर जाकर एकत्र होता है। ऊर्ध्वपातन, एक होता ऊर्ध्वपातज पदार्थ, ऐसे क्या कहते हैं, ठोस, जिनको अगर गरमाया जाए या जलाया जाए तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, उनको ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब जो सीधे किसमें चेंज हो जाए, गैस में, और फिर वहाँ पर जाकर के उसको जैसे पारद ऊपर जाकर एकत्र होता, ऊपर जाकर एकत्र होने का मतलब जब इसको ताप दिया जाएगा तो ये ऊपर जाकर के, मतलब अपनी अशुद्धियों को छोड़ करके जो शुद्ध होगा वो ऊपर जाकर के एकत्र हो जाएगा। अधापातन, पारद नीचे एकत्र होता है। तिर्यक पातन, पारद तिरछी दिशा में जाकर संग्रहित होता है। वो उद्देश्य इसका गहरी अशुद्धियों का नाश करता है। उदाहरण जैसे डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है, उसी तरीके से। और उस रोधन संस्कार है आपका, रोधन का मतलब रोकने से होता है। उसका उद्देश्य पारद को पुनः दूषित होने से बचाना। कैसे? विशेष द्रवों में संग्रहित किया जाता है ताकि उसमें फिर अशुद्धि, कोई किसी प्रकार की अशुद्धि मिले ना। लाभ इसका गुण सुरक्षित होना, ऑक्सीकरण कम होना। उदाहरण जैसे भोजन को फ्रिज में रखा जाता है। नियमन संस्कार, अर्थ नियंत्रण करना।
उद्देश्य इसका पारद की चंचलता तथा गुणों का संतुलन करना। लाभ इसका नियंत्रित व्यवहार, धातु ग्रहण क्षमता को बढ़ाना। उदाहरण जैसे वाहन की गति नियंत्रित करना। दीपन संस्कार, दीप्त करना अर्थात उसकी शक्ति को बढ़ाना। उद्देश्य इसका क्या है? पारद की औषधीय शक्ति को बढ़ाना। लाभ इसका योगवाही शक्ति बढ़ती है, रसायन निर्माण में के लिए तैयार होता है, अन्य धातुओं के साथ बेहतर संयोग करता है, जैसे परीक्षा से पहले अंतिम तैयारी करना। अष्ट संस्कार याद करने की ट्रिक जो है वो स्वमर्मु उत्पारो निधि, मतलब हम तो इस तरीके से इसका ट्रिक कहेंगे, स्वयं मर। क्या कहेंगे? स्वयं मर उत्पात रोक, उत्पात रोक न दीदी। ये आप लोग ऐसे बना लीजिएगा ट्रिक, तो इसमें सारा हो जाएगा। स्व का मतलब स्वेदन, मर का मतलब मर्दन, मा का मतलब मूर्छन, उत का मतलब उत्थापन, पा का मतलब पातन, रो का मतलब रोधन, नी का मतलब नियमन, दी का मतलब दीपन। तो ये ट्रिक आप अगर ऐसे याद कर लेंगे, स्वयं मर उत्पात रोक ना दीदी, तो इसमें स्वयं स्व का मतलब यहाँ पर स्वेदन हो गया, मर का मतलब मर्दन हो गया, और क्या कहते एक माँ इसी में और मिला लेना, मूर्छन हो जाएगा। फिर उत से उत्थापन हो जाएगा, पा से इसमें पातन हो जाएगा, रो से रोधन हो जाएगा, ना से नियमन हो जाएगा, और दी से दीपन हो जाएगा। तो इसमें सारे इकट्ठे आपका हो जाएंगे। ये आपको ट्रिक याद रख लीजिएगा। अब संपूर्ण सारणी इसका देखिएगा, एक बार संस्कार इसका देखिए। संस्कार में स्वेदन आप लोगों को किया जाता है। औषधीय द्रव में क्या है? ये औषधीय द्रव में गर्म करना। दूसरा मुख्य उद्देश्य इसका प्रारंभिक शोधन की प्रक्रिया है। शोधन पहला है। आसान उदाहरण इसका देखिएगा, जैसे कपड़े धोया जाता है उसी तरीके से इसको धुलने का काम किया जाता है स्वेदन में। मर्दन का मतलब खूब घोंटा जाता है खरल में। घोंटने पर क्या होता है? उसको सूक्ष्मीकृत किया जाता है, जैसे मसाला पीसना। अब ऐसे मसाले को डालेंगे तो कम स्वादिष्ट होता है, मसाले को कूट पीस करके जब डाला जाता है तो ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। मूर्छन का मतलब स्थिर बनाना, चूँकि भागता इधर उधर ना, तो विषहरण इसमें होता है, मतलब विष जो होता है उसको समाप्त करने का काम घोड़े को प्रशिक्षित, माने ठीक इसका उदाहरण है जैसे घोड़े को प्रशिक्षित करना, मतलब अब तुम दौड़ने योग्य हो गए हो, तो उसी तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। उत्थापन का मतलब पारद पुनः प्राप्त। शुद्ध पारद सोना अलग करना, माने जैसे सोने को अलग किया जाता है उसी तरीके से पारद पुनः प्राप्त करना, मतलब शुद्ध पारद को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। पातन का मतलब आशमन करना, मतलब उसको गरमाना, खौलाना, और खौला करके फिर उसको एकत्रित। गहन शोधन की प्रक्रिया है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, पानी को खूब खौलाया जाता है, वाष्प में चेंज किया जाता है, फिर वाष्प को ठंडा करके उसे द्रव में चेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। तो लाइक दैट द पोजिशन ऑफ पारद इन आयुर्वेदा। तो पातन, आसवन, गहन शोधन ये डिस्टिल्ड वाटर की तरीके से होता है। और रोधन क्या है? ये सुरक्षित रखना, गुणों की रक्षा करना, फ्रिज में रखना। नियमन क्या है? नियंत्रण करना, उसका संतुलन बनाए रखना। जैसे वाहन नियंत्रित किया जाता है, ठीक उसी तरीके से नियंत्रित करने की प्रक्रिया है ये। दीपन का मतलब उसकी शक्ति को बढ़ाना, मतलब उसके औषधीय प्रभाव को बढ़ाना, अर्थात उसकी अंतिम तैयारी, मतलब अब एकदम औषध बनाने के लिए तैयार हो गया वो। एक बार पुनः आप लोगों को UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की इस वैकेंसी में हम आप सभी लोगों को वीडियोज़, MCQs, PDF, डेली क्विज ये सब उपलब्ध कराने के लिए करा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें, और मात्र 999 रुपये में आप हमसे जुड़ करके ये सारे लाभ ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अत्यधिक जानकारी के लिए 90 26 92 73 15 इस पर आप ज्वाइन करके क्या कहते हैं अत्यधिक जानकारी ले सकते हैं। अब आप लोगों को एक बार पुनः हम लेकर के चलते हैं MCQs की तरफ। तो MCQs में अभी जैसे हमने आप लोगों के सामने रखा, रसशास्त्र में पारद का प्रथम संस्कार कौन सा माना गया है। तो अब जैसे देखिएगा, रसशास्त्र में पारद का प्रथम संस्कार कौन सा माना गया है। तो अभी जैसे हमने ऊपर आप लोगों को ये PDF पढ़ाया, जो आप लोगों को पढ़ाया, इसमें आप लोग देखिएगा पहले नंबर पर मर्दन, यहाँ पर ऑप्शन ए मर्दन है, ऑप्शन बी स्वेदन है, ऑप्शन सी मूर्छन है, ऑप्शन डी पातन है, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये
5 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आप लोग इस पर कमेंट करके ज़रा बताइएगा। मर्दन, स्वेदन, मूर्छन, पातन, इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है वो हम आप लोगों से बात करेंगे कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है, कमेंट करें ज़रा। तो मर्दन ये आपका गलत है। स्वेदन क्या है, ये आपका पहला चरण है, ये सही है। मूर्छन ये भी गलत हो गया, पातन ये भी आपका गलत हो गया, और इस पर जाने का कोई सेंस ही नहीं है। तो मतलब जैसे अभी हम आप लोगों को बताए कि स्वेदन जो है ये अष्ट संस्कार का, स्वेदन जो होता है ये अष्ट संस्कार का पहला चरण है। अष्ट संस्कार का क्या है, ये पहला चरण है। तो इसलिए हम स्वेदन पर निशान लगाएंगे, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पारद को जैसे त्रिफला के साथ, क्वाथ के साथ, कांजी के साथ या गोमूत्र के साथ, ठीक ना, डोला यंत्र में डाल करके खूब गर्म किया जाता है और इसको जो है उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो इसमें से जो क्या कहते हैं गंदगी होती है, धूल मिट्टी और या अन्य अवांछित पदार्थ होते हैं, वो निकल जाते हैं और वो शुद्ध होने लगता है। मतलब ये हमारा क्या है, ये पहला पड़ाव है। ये क्या है, ये पहला पड़ाव है जहाँ पर क्या कहते हैं पारद को साफ किया जाता है। तो ये पहला है, इसलिए हम इसको ऑप्शन बी पर लगाते हैं, ये स्वेदन के रूप में जाना जाता है। अब दूसरे पर आते हैं, मर्दन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है। मर्दन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है पारद को संग्रहित करना, ऑप्शन बी दिया है पारद का सूक्ष्मीकरण एवं दोष नाश करना, ऑप्शन सी दिया है पारद को ठंडा करना, ऑप्शन डी पारद को सुखाना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें कौन सा उत्तर सही हो सकता है। मर्दन संस्कार का मुख्य उद्देश्य, हमने आप लोगों को मर्दन क्या बताया था, मर्दन हमने बताया था घोंटना, और खूब घोंटना, खूब घोंटना, खूब घोंटना, और घोंटने पर क्या होता है, वो सूक्ष्मीकरण की तरफ जाता है। हमने ये भी बताया था, कहाँ जाता है, सूक्ष्मीकरण की तरफ जाता है। मतलब उसमें सूक्ष्मीकरण हो जाता है और क्या होता है, दोष नाश होता है। क्या होता है, दोष नाश होता है। तो अब आप लोग सही कमेंट करके बताएं कि क्या हो सकता है। तो पहला पारद को संग्रहित करना, ये तो गलत हो गया। दूसरा पारद का सूक्ष्मीकरण एवं दोष नाश करना, ये आपका ऑप्शन सही है। पारद को ठंडा करना, ये गलत है। पारद को सुखाना, ये भी गलत है। इसमें से कोई नहीं पर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोगों को जो ऑप्शन मिला वो क्या है, पारद का सूक्ष्मीकरण एवं दोष नाश करना। मर्दन का मतलब ये होता है कि खूब घोंट करके उसको सूक्ष्मीकृत कर देना और उसके दोषों का नाश कर देना। इसलिए ऑप्शन बी हमको क्या मिलता है, ये सही मिलता है। इस पर निशान लगाइएगा, आप लोगों को आनंद आएगा। और इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर हम जाते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन पर हम जाते हैं, तो पारद की दिया है, पारद की अत्यधिक चंचलता को कम करने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है। पारद की अत्यधिक चंचलता को कम करने के लिए कौन सा चंचलता को कम करने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है। पहला स्वेदन दिया है, दूसरा पातन दिया है, तीसरा मूर्छन दिया है, चौथा रोधन दिया है और पांचवा इनमें से कोई नहीं। एक बात आप लोगों को बता दें बच्चों कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो जब ऊपर आप पीडीएफ को पढ़े रहेंगे, मतलब ढंग से वीडियोस देखे रहेंगे, उसको पढ़े रहेंगे, तो वहाँ पर आप अच्छी तरीके से टिक लगा लेंगे। चूँकि अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया कि पारद स्वभाव से अत्यधिक चंचल होता है। क्या होती है इसमें, चंचलता बहुत ज़्यादा होती है। तो जब चंचलता बहुत ज़्यादा होती है तो उसको पकड़ने में कठिनाई होती है, मतलब किसी औषधि में मिक्स करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो इसको क्या करते हैं कि मूर्छन संस्कार के द्वारा पारद की चंचलता कम की जाती है। उसे अन्य धातुओं के संयोग से उसके दोष को कम किया जाए, उसमें जो विष दोष होता है उसको कम करने का काम किया जाता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मूर्छन का मतलब हो गया चंचलता कम करना। मूर्छन का मतलब क्या हो गया, चंचलता का कम करना। तो इसमें आप लोग जो निशान लगाएंगे वो ऑप्शन सी पर लगाएंगे। बाकी ये जो इसके सारे और निशान हैं, ये जो और दिए हुए हैं, ये सब गलत हैं। तो इसमें किस पर निशान लगाना है, हमें मूर्छन पर निशान लगाना है, क्योंकि मूर्छन जो होता है ये जो है पारद की चंचलता को कम करता है। पारद की चंचलता को कम करने का मतलब क्या है, पारद को क्या बनाता है, स्थिर बनाने का काम करता है। क्या करता है, स्थिर बनाने का काम करता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला जो है
क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें उत्थापन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न को पढ़िएगा एक बार ध्यान से। उत्थापन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ पारद को जलाना, दूसरा मूर्छित पारद को पुनः शुद्ध रूप में प्राप्त करना, पारद को सुखाना, पारद का रंग बदलना, इनमें से कोई नहीं। ये 4-5 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इसमें आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। अभी उपरोक्त में हमने आप लोगों को बताया उत्थापन संस्कार, तो उत्थापन संस्कार में हमने आप लोगों को बताया कि क्या हो सकता है, मतलब कैसे हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि मूर्छन के बाद पारद अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित हो जाता है। जब मूर्छन का प्रक्रिया घटित होता है तो उसमें पारद में अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित होने की क्षमता आ जाती है। अब क्या किया जाता है, उत्थापन संस्कार द्वारा उसे पुनः अलग कर शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे पुनर्प्राप्ति की प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब इसमें उत्थापन में क्या करते हैं, हम इसको मूर्छित पारद को पुनः शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब पारद को जलाने की प्रक्रिया नहीं है, पारद को सुखाने की प्रक्रिया नहीं है, पारद का रंग बदलने की प्रक्रिया नहीं है, इसमें से कोई नहीं पर भी नहीं जाएंगे। अर्थात ऑप्शन बी जो हमारे सामने दिख रहा है, मूर्छित पारद को पुनः शुद्ध रूप में प्राप्त करना। मूर्छित पारद का मतलब जैसे जब उसका क्या कहते हैं हमको इसका शुद्धिकरण किया जाता है तो जो प्राप्त होता है पारद, उसको पुनः शुद्ध रूप में लाने की जो प्रोसेस होती है उसको उत्थापन संस्कार कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उस उत्थापन संस्कार कहते हैं। इसलिए उत्थापन का मतलब पुनः शुद्ध प्राप्त। इसको एक और ऐसे लिख लीजिएगा, उत्थापन का मतलब यहाँ पर, उत्थापन का मतलब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पुनः शुद्ध पारद प्राप्त करना, पुनः शुद्ध पारद प्राप्त करना, पुनः शुद्ध पारद प्राप्त करना। ये आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। इसी से जो है आप लोग इसको जान लीजिएगा और इसका क्या कहते हैं आप लोग निशान लगा करके इसको ऑप्शन बी पर ये आप लोगों के सामने जो है ये आपको ऑप्शन भी दिखाई पड़ेगा। तो उत्थापन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है, मूर्छित पारद को पुनः शुद्ध रूप में प्राप्त करना। अर्थात उत्थापन का मतलब ही क्या होता है, पुनः शुद्ध पारद प्राप्त करना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पातन संस्कार के संबंध में सही कथन कौन सा है? पातन संस्कार के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसके केवल 2 प्रकार होते हैं। पहला है, दूसरा है इसके उद्देश्य केवल पारद को सुखाना है, तीसरा यह पारद के गहन शोधन के लिए किया जाता है, चौथा इसमें किसी यंत्र का उपयोग नहीं होता है, पांचवा इसमें से कोई नहीं। तो जब इसका आप आंसर खोजना शुरू करेंगे तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखिएगा। पातन संस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पर इसके केवल 2 प्रकार होते हैं, ये गलत है। इसके केवल 2 प्रकार होते हैं, गलत है। इसका उद्देश्य केवल पारद को सुखाना है, ये भी गलत है। यह पारद के गहन शोधन के लिए किया जाता है, ये सही है। इसमें किसी यंत्र का उपयोग नहीं होता, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। इसलिए कि आप लोगों को बताएं कि पातन संस्कार में पारद का गहन, इसका डीप शोधन किया जाता है। इसमें विशेष यंत्रों की सहायता से उसकी अशुद्धियों को दूर करने का किया जाता है, क्योंकि पातन जो होता है ये खुद ही 3 प्रकार का होता। पातन कितने प्रकार का होता? पातन 3 प्रकार का होता। और 3 प्रकार में पहला ऊर्ध्वपातन, दूसरा ऊर्ध्वपातन, दूसरा अधःपातन, क्या होता? अधःपातन, और तीसरा क्या होता है आपका तिर्यक पातन। तो ये जो तिर्यक पातन, अब इसमें देखिएगा ऊर्ध्वपातन ये ऊपर जाकर के इकट्ठा होता, आधा पातन में ये नीचे इकट्ठा होता और तिर्यक पातन में तिरछे जाकर के इकट्ठा होता है। तो ये आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए जो है, जो आप लोगों का ऑप्शन सी है ये आपका सही रहेगा, इस पर आप निशान लगाइए और ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोधन संस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पारद को गर्म करना, पारद को पुनः अशुद्ध होने से बचाना, पारद को सुखाना, पारद को पीसना, या इनमें से कोई नहीं? जरा एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं क्या हो सकता है, रोधन संस्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो रोधन संस्कार का प्रमुख उद्देश्य, जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, इसके तह में जाएंगे तो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि पारद को पुनः अशुद्ध होने से बचाना, मतलब पारद को गर्म करना नहीं,
ये गलत है। पारद को पुनः अशुद्ध होने से बचाने की प्रक्रिया रोधन संस्कार। रोधन का मतलब रोक लगाना, रोधन का मतलब रोक लगाना, रोक देना किसी चीज को, मतलब कोई अन्य चीज उसमें प्रवेश न करने पावे। पारद को सुखाना ये भी गलत है, पारद को पीसना ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। पारद को पुनः अशुद्ध होने से बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये रोधन संस्कार कहलाता है। मतलब एक बार अगर उसको शुद्ध कर लिया गया है, उसमें इसलिए उसमें अन्य चीजें मिला करके रखा जाता है कि बाहर से पुनः कोई उसमें अन्य चीज प्रवेश न कर पाए और वो शुद्ध बना रहे। अगला है नियमन संस्कार। नियमन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियमन संस्कार का मुख्य उद्देश्य आप देखेंगे तो इसमें आप लोगों को पारद का रंग बदलना, ये पहला है। पारद के गुणों एवं चंचलता को नियंत्रित करना, ये दूसरा। पारद को सुखाना तीसरा, और पारद को ठंडा करना चौथा। इनमें से कोई नहीं, ये पांचवा। तो यहां पर जब आप देखना शुरू करेंगे तो पारद का रंग बदलना ये तो बिल्कुल गलत है। पारद के गुणों एवं चंचलता को नियंत्रित करना, पारद के गुणों एवं चंचलता को नियंत्रित करना, यह आपका सही ऑप्शन हो सकता है। अगला क्या दिया? पारद को सुखाना, यह भी गलत है। पारद को ठंडा करना, यह भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत है। एक यही हमको सही लग रहा, पारद के गुणों एवं चंचलता को नियंत्रित करना। अब हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे हम जानेंगे कि सही है कि गलत है? तो इसके लिए जो है हमने अभी आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था कि नियमन संस्कार में पारद के गुणों का संतुलन किया जाता है। क्या किया जाता है? पारद के गुणों का संतुलन किया जाता है। मतलब पारद के गुण में, चूंकि पारद का गुण ही चंचलता होता है, तो उसको नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। तो उसको संतुलित किया जाता है जिससे औषध निर्माण के लिए वो उपयुक्त, मतलब वो उपयुक्त बन सके। इसलिए जो है यहाँ पर नियमन का मतलब हमेशा एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। नियमन क्या है? नियमन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। तो हमेशा नियमन और नियंत्रण का ये गठबंधन याद रखिएगा। तो पारद के गुणों एवं चंचलता को नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या है? नियमन संस्कार है। ये आप लोगों का ऑप्शन सही है। अगला है दीपन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दीपन संस्कार का जब मुख्य उद्देश्य पढ़ेंगे आप तो पारद का भार बढ़ाना, पारद की औषधीय शक्ति को बढ़ाना, पारद को ठंडा करना, पारद का रंग बदलना, इनमें से कोई नहीं। ये आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। अब इसको देखिए क्या कहते हैं, क्या इसमें उत्तर सही हो सकता है? पारद का भार बढ़ाना, ये तो एकदम गलत है। पारद की औषधीय शक्ति को बढ़ाना, ये सही हो सकता है। और भी ऑप्शन चेक कर लीजिए। पारद को ठंडा करना, ये भी क्या कहते हैं? गलत है। पारद का रंग बदलना, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत ही है। अब पारद की औषधीय शक्ति को बढ़ाना, मतलब दीपन संस्कार जो होता है, जिसे इसको कैसे मानेंगे कि हम ऑप्शन बी पर लगा लेते, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दरअसल इसका जो अभी हमने आप लोगों को आधारभूत तथ्य पढ़ाए थे उसको आप देखिएगा। चूंकि दीपन जो है ये अष्ट संस्कार का सबसे आखिरी पड़ाव है। दीपन सबसे आखिरी पड़ाव है। तो इसमें पारद जो होता है वो इसमें योगवाही शक्ति डेवलप हो जाती है। क्या हो जाती है? योगवाही शक्ति इसमें डेवलप हो जाती है। और जब योगवाही शक्ति डेवलप हो जाएगी तो अन्य औषधियों के गुणों को शरीर में पहुंचाने की क्षमता इसमें डेवलप हो जाती है। इसलिए जो है पारद की औषधीय शक्ति को बढ़ाना, दीपन संस्कार का मतलब क्या हो गया? पारद की औषधीय शक्ति को बढ़ाना। बाकी और सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन भी आप लोगों का सही है, इस पर सही निशान लगाइएगा क्योंकि ये योगवाही होता। अर्थात इसका एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। दीपन का मतलब होता है शक्ति को बढ़ाना। क्या है? शक्ति बढ़ाना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो है पारद में शीशे, प्रश्न जो है यहाँ पर, पारद में शीशे की मिलावट को किस दोष के नाम से जाना जाता है? अभी हमने आप लोगों को बताया कि एक शब्द है नाग। नाग का मतलब यहाँ पर लेड से है। लेड का मतलब शीशा। तो ये आपका क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट उत्तर है। मतलब बंग दोष नहीं है, बंग टीन होता है। विष दोष नहीं है, जहर होता है। मल दोष मतलब ये धूल गंदगी कचड़ा, क्या कहते हैं, कंकर पत्थर इसमें जो मिक्स होता है वो होता है। तो ये सब नहीं है, बाकी सब गलत है। केवल आपका ऑप्शन सी सही है, ये नाग। चूंकि हमने बताया था कि लेड का मतलब क्या होता है? शीशा। लेड का मतलब होता है शीशा और नाग का मतलब लेड और लेड का मतलब शीशा। इसलिए जो है ये आपका ऑप्शन सही है। अगले पर चलते हैं। पारद में टिन की मिलावट को क्या कहते हैं? अच्छा, तो क्या कहते हैं? पारद में टिन की मिलावट को क्या कहा जाता है? इसको आप लोग एक बार पुनः कमेंट करके उत्तर दें कि पारद में टिन को क्या कहा जाता है। तो इसमें आप लगाइए। जैसे इसमें पहला नाग दोष, दूसरा मल दोष, तीसरा बंग दोष, चौथा अग्नि दोष और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अभी हमने आप लोगों को बताया कि टिन, ये पारद में टिन, टिन का मतलब क्या होता? वंग। और बंग दोष मतलब पारद में अगर टिन मिला हुआ तो उसको बंग दोष के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? बंग दोष के अंतर्गत रखते हैं। और ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार पुनः
आप लोगों को हमारा UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का ये जो क्लास चल रहा है, इसमें हम आप लोगों को वीडियो क्लासेज 10,000 प्लस MCQs PDF, क्लास PDF, डेली क्विज, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। और आप लोगों के लिए ये सारे मटेरियल्स हमारे क्या कहते हैं जो आयुर्वेदाचार्य हैं, ये सभी लोग मिल करके बहुत मेहनत करके सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम तथ्यों को आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं, बना रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्या कहते हैं टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। रुपया मात्र 999 दे करके हमारे साथ सीधा जुड़ करके क्लास को ले सकते हैं। और अत्यधिक जानकारी के लिए 9026 69 27 15 पर कॉल करके इन समस्त जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके लिए PDF, MCQ सारी चीज़ों को उपलब्ध कराएंगे। आप धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।